हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। शारंग बिल्ला रात का वक्त था। स्टडी रूम में इधर मृत्युंजय जब से ऋतिक के घर से फंक्शन अटेंड करके आया था, कमरे में नहीं गया था और स्टडी रूम के सोफे पर सोया हुआ था, क्योंकि वो महक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। जब स्टडी रूम का दरवाज़ा बेहद धीरे से खुला और महक अंदर आई। उसने सिंपल सी नाइट गाउन पहनी थी, लेकिन फिर भी उसका फिगर उसमें बेहद आकर्षक लग रहा था। अंदर आकर महक की नज़र सीधा सोफे पर सो रहे मृत्युंजय पर गई, जिसे देखते हुए महक स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर सीधा मृत्युंजय के पास आ गई। मृत्युंजय वैसे तो ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोया था और आज भी वही हो रहा था। उसे महक के शरीर से आने वाली खुशबू से ही पता चल गया था कि वो अंदर आई है, इसलिए वो सोने का नाटक कर रहा था। जब महक सोफे के सामने बने कॉफ़ी टेबल पर बैठकर मृत्युंजय को निहारने लगी और उसके चेहरे को फीचर्स को देखते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ा उसके माथे पर बिखरे बालों को छूते हुए बोली, सॉरी ना, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आपके दिए फ्रीडम का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। प्लीज़ नाराज़गी छोड़ दीजिए। ये कहते हुए महक की उंगली मृत्युंजय के गालों पर चल रही थी। जब मृत्युंजय को कोई भी जवाब न देता हुआ देख महक थोड़ा सा आगे बढ़कर मृत्युंजय के पतले गुलाबी होठों को छूते हुए बोली, मैंने कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया था और आप बिना बताए ऋतिक भैया के घर चले गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये कहते हुए महक ने छोटा सा मुंह बना लिया और मृत्युंजय के कान पर अपनी उंगली चलाते हुए फिर से बोली, आपको पता है ना, मुझसे आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। आप बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करते हो। आदत हो गई है आपकी बाहों की और आप नाराज़ होकर यहाँ आकर सो गए। ये कहकर महक कुछ सोचने लगी और महक के हाथ को अपने गले पर महसूस करते हुए मृत्युंजय थोड़ा सा नाटक कर करवट बदल कर उसके हाथ को अपने सिर के नीचे रख कर सो जाता है तो महक मृत्युंजय को घूरने लगती। वो सोफा उतना भी बड़ा नहीं था कि मृत्युंजय उस पर कंफर्टेबल तरीके से सो सके, इसलिए अपने दोनों पैर मोड़कर सोया हुआ था, जिसे देखकर महक वे अच्छे से समझ पा रहे थे कि मृत्युंजय कितना अनकंफर्टेबल है। जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय के कंधों पर पोक करते हुए बोली, मृत्युंजय सुनिए सुनिए ना। लेकिन मृत्युंजय महक के हाथ को नीचे से हटाते हुए नींद भरी आवाज़ में बोला, फ्रस्ट्रेट मत करो, जाओ यहाँ से। ये देखकर महक की मुठ्ठियाँ भीज गई और वो मृत्युंजय को घूरने लगे। फिर एकदम से कॉफ़ी टेबल को आगे खिसकते हुए जाकर मृत्युंजय के ऊपर झुककर उसके होठों पर चूमने लगे। मृत्युंजय जो सोने का नाटक कर रहा था, महक को किस करने पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स ना देते उसके कंधों पर हाथ रख उससे दूर करते हुए बोला, कह रहा हूँ ना, इरिटेट मत करो, सोने दो मुझे। मृत्युंजय की आवाज़ में हल्के गुस्से को महसूस कर महक उसके नाक को और मुंह को कसकर पकड़ लेती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने पर मृत्युंजय एकदम से उठकर बैठ महक को घूरते हुए बोले, पागल हो गई हो क्या? मृत्युंजय को गुस्से भरी आवाज़ में महक उसे देखते हुए बोली, मैंने आपके लिए खाना बनाया था। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे इग्नोर करते हुए बोला, मैंने तुमसे नहीं कहा था। जिसे देखकर महक मृत्युंजय को चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मृत्युंजय आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? महक की बात सुन मृत्युंजय उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट टच मी, गेट आउट ऑफ हियर। मृत्युंजय की आवाज़ में कर्कश और गुस्से को देख महक धीरे से बोली, मैं आपको बताने वाली थी कि तुम पूरा दिन मेरे भाई के साथ बिताने वाली हो। मृत्युंजय ने महक के बात को काटते हुए कहा, जिसे सुनकर महक मृत्युंजय को घूर कर बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किसी के साथ दिन नहीं बिता रही थी, बल्कि उनसे तुम्हें बात करने के लिए किसने कहा? मृत्युंजय ने उल्टा उससे पूछा, जिस पर महक एक गहरी सांस भरकर बोली, मृत्युंजय कभी कभी खुद के अलावा दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। महक के जवाब को सुनकर मृत्युंजय सोफे से उठकर खड़ा हो व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो तुम्हें उसे इंसान को समझना है जिसके बारे में तुम्हें पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, बट फिर भी तुम बिना मुझसे पूछे उसके घर गए क्योंकि तुम्हें उसकी बातें अच्छी लगती हैं। पहले वो तुम्हारा गुरु था, राइट? ये कहते हुए मृत्युंजय महक के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए महक भी कॉफ़ी टेबल से खड़ी हो मृत्युंजय के सामने आकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, आप सिंपल सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं उन्हें पसंद नहीं करती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मृत्युंजय महक की बात सुन उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके होठों को छूते हुए बोले, इन्हीं होठों पर मुस्कान लेकर उसे समझा रही थी ना, बहुत प्यार से बात करती हो ना उससे। ये कहते हुए मृत्युंजय महक के होठों को मसल रहा था, जिसे महसूस करते हुए महक मृत्युंजय का हाथ को अपने चेहरे से झटक, आप मुझे हर्ट कर रहे हो?
ये कहते हुए महक मृत्युंजय से अब दूर होना चाहती थी, क्योंकि उसे मृत्युंजय से डर लग रहा था। वहीं मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता चल रहा है कि मेरा दिल कितना जल रहा है? उस इंसान के साथ तुम्हें देखकर तो टॉलरेट करो इसे, और बताओ मुझे, उससे दूर रहने को कहने के बावजूद इस गैर मर्द के पास क्या करने गए थे तुम? मुझे जवाब चाहिए। ऐसा क्या समझा तुमने उसे कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा? ये कहते हुए मृत्युंजय ने महक के कंधों को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वहीं महक मृत्युंजय के इस बिहेवियर को देखकर काफी डर गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मृत्युंजय महक की कंफ्यूज भरी आंखों को देख उसे खुद से दूर करते हुए बोला, जाओ यहाँ से, और जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चे को संभाल लूंगा मैं। मृत्युंजय के बिहेवियर पर महक अपनी आंखों में आंसू लिए उसके हाथ को पकड़ते हुए, मैंने आपकी कोई बात इग्नोर नहीं की मृत्युंजय, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। मृत्युंजय महक के आंसू को देखे गहरी सांस भरकर बोला, यू नो व्हाट, मुझे अभी क्या चाहिए? मृत्युंजय की आवाज़ में इस बार थोड़ी शांति की महसूस कर महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़ उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, मैं आपकी सारी बातें एक्सप्लेन करती हूँ। मृत्युंजय महक से अपना हाथ छुड़ाते बोला, मुझे उस चिराग चौहान का जिक्र नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें उसका जिक्र करना है तो तुम यहाँ से जाओ। मृत्युंजय की सीधी बात को सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तो प्लीज आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो? चलो कमरे में। इधर मेहता क्लिनिक ऋतिक पीछे 2 घंटे से प्रकृति के चिल्लाने और कहराने की आवाज़ को सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अभी तक वहां पर आलिया भी आ चुकी थी। जब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर मेहता बाहर आए, जिन्हें देखकर ऋतिक खड़ा होते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, आप बाहर क्यों आए? ऋतिक के सवाल पर डॉक्टर मेहता उसकी तरफ देखते हुए बोले, डिलीवरी करने का डेट नहीं आया है, तुमने ख्याल नहीं रखा ऋतिक? डॉक्टर मेहता की बात सुन ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने हर एक पल उसका ख्याल रखा, उसका खाना, उसकी डाइट चार्ट, हर एक चीज़, और आप कहते हैं कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा? ऋतिक की बात पर डॉक्टर मेहता अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, अगर ये तुम इतना ज़्यादा अलर्ट थे तो तुम्हारी नज़रों से बचकर कोई भी उसे अबॉर्शन की गोलियां कैसे दे सकता है? डॉक्टर मेहता की बात सुनकर ऋतिक के कान शून्य हो गए थे। वहीं वहां पर खड़े सभी लोग भी हैरानी से डॉक्टर मेहता की तरफ थे। आर्या हैरान होते हुए डॉक्टर मेहता से बोली, आप ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? हमने उसके हर एक खाने पीने का ख्याल रखा है। आज उसकी गोद भराई थी, मैंने खुद उसके लिए थाली बनाई थी। डॉक्टर मेहता आर्या की बात सुनकर बोले, गोद भराई? जब ऋतिक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर मेहता से बोला, मेरी बीवी ठीक तो है ना? ऋतिक की बात पर आलिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, और बच्चे? जिसे इग्नोर कर ऋतिक अपनी बातों पर जोर देते हुए डॉक्टर मेहता से बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर मेहता ऋतिक के सवाल पर बोले, इससे पहले कि दवाई अपना असर पूरा करे, हमें सी सेक्शन करके बच्चों को निकालना होगा, वरना हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर मेहता की बात सुनकर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे मैं दोबारा पैदा कर लूँगा, लेकिन मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेहता ऋतिक की बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए अंदर जाने लगे, जिसे देखकर ऋतिक बोला, क्या उसने दवाइयाँ खुद ली है? आलिया ऋतिक की बात सुनकर हैरानी से बोली, पागल हो चुके हो तुम, प्रकृति ऐसी नहीं है। जब डॉक्टर मेहता उन दोनों के बीच में आते हुए ऋतिक से बोले, हमने जब टेस्ट किया तब पता चला कि दूध में उसे वो दवाइयाँ मिला कर दी गई है। डॉक्टर मेहता की बात सुन ऋतिक का चेहरा काला पड़ गया, उसके हाथों में की नशे दिखाई देने लगे। वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, जब मैं वापस आऊँ मेरी बीवी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इतना कहकर ऋतिक अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देते और शेरवान रिवान को वहीं पर रहने का कहकर ऋतिक के पीछे चला जाता है। ऋतिक की कार आकर झा हाउस के सामने रुकी। ऋतिक अपने होठों पर सिगरेट दवाई गाड़ी से बाहर आया। उस घर को एक नज़र देखने के बाद अपनी गन निकाल सीधा हवा में फायर कर दिया, जिसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स ऋतिक की गार्ड्स भी वहाँ पर मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ सुन भास्कर और अभिलाष जी वे घर से बाहर आ गए। ऋतिक को इतनी रात को वहाँ देखा अभिलाष जी भड़क गया और गुस्से से बोले, बदतमीज, इतनी रात को यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? जिन्हें बिना किसी भाव को देखते हुए ऋतिक सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, ओह तमाशा हो गया। ऋतिक की आधी अधूरी बात को सुन भास्कर उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
जिसके जवाब में ऋतिक उसे देखते हुए बोला, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। जिसे सुनकर अभिलाष जी के चेहरे पर न छुपाने वाली मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए बोले, ये तो तुम क्या कर रहे हो, सुबह तक तो वो सब ठीक था ना, अचानक ये क्या हो गया। अभिलाष जी के नाटक को देखते हुए ऋतिक के चेहरे को एक्सप्रेशन और डरावने हो गए और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, इसका भी जवाब मुझे देना होगा, तो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। जिस पर भास्कर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। ऋतिक भास्कर की बात पर बोर होते हुए अपनी गन निकाल अभिलाष जी के ऊपर तानते हुए बोला, मेरा सो कॉल्ड ससुर हर वक्त विलेन बनता है, मुझे हर्ट करता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार उसने अपनी खुद की बेटी को मौत के मुंह में डालने की कोशिश की, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऋतिक के गन पॉइंट करने पर अभिलाष जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हुए बोले, पागल हो गए हो तुम, बिना किसी सबूत के मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, और मैं अपनी खुद की बेटी को मारने की कोशिश क्यों करूँगा। जिसे सुन ऋतिक अभिलाष जी को घूरते हुए बोला, ये तो तुम बताओगे मुझे कि तुम ऐसा क्यों करोगे। ऋतिक की आवाज़ में एक नफरत से को महसूस कर भास्कर उसे क्लेम करते हुए बोला, ऋतिक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पापा ऐसा नहीं कर सकते, वो तो खुद कितने खुश हैं प्रकृति की माँ बनने वाली बात पर। सच में तुम्हें लगता है कि तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा है इनकी आंखों में मेरे लिए नफरत, जो तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। ऋतिक अपने दांतों को आपस में पीसते हुए कहा। जब अभिलाष जी ने देखा कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली तो वो अपने असली रूप में आते हुए बोले, तो क्या कर लोगे तुम मेरा। मैं तो तभी चाहता था कि तुम्हारा बच्चा मर जाए जब मुझे पता चला कि प्रकृति तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। पर अब मुझे मौका मिला और मैंने अपना काम कर दिया। अभिलाष जी के मुंह से सारी सच्चाई सुन ऋतिक का चेहरा काला पड़ गया और अचानक उसके होठों पर शैतानी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली, जिसे देख अभिलाष जी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे के भाव को सीरियस रखते हुए बोले, तुम वो कितना ही कह पाए थे कि 3 बुलेट एक साथ ऋतिक के गन से निकलती है, जो सीधा अभिलाष जी के सीने पर जा लगे और वहीं पर अपने सीने पर हाथ रखते हुए घुटने के पल बैठ गए, फिर लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए, जिसे देखकर झा फैमिली के गार्ड्स ने अपनी गन निकाली। भास्कर अपने पिता की मौत देख बौखला गया और अपनी गन निकाल ऋतिक पर तानते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब ऋतिक ने एक गोली भास्कर के हाथ पर चलाई, जिससे भास्कर के हाथ से गन छूट गए और वो अपने हाथ को पकड़ गुस्से और नफरत से ऋतिक को देखने लगा, जिसे देखते हुए ऋतिक बिना किसी भाव के अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा, अपनी गन का नोक भास्कर के सर पर रख कर बोला, क्या कहा तुमने। तुम्हारे बाप ने उसे मौके की तलाश थी, बट वो भूल गया कोई जिसका शिकार करना चाहता है वो खुद भी एक बहुत बड़ा शिकारी है, जो अपने शिकार की एक गलती पर उसकी जान ले लेता है। फिर भास्कर ने माथे से गन हटा आगे बोला, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि तुम्हारी बीवी है और एक समझदार बेटा जो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझसे दुश्मनी मत करो, नहीं तो जान से जाओगे। क्योंकि अनाथ की तरह ज़िंदगी जीना क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। इतना कहकर ऋतिक अपने अभिलाष जी के लाश के सामने खड़ा हो बिना किसी भाव को उसे देखते उसके चेहरे को अपने जूते से इधर उधर पलटने के बाद एक करवाहट भरी मुस्कान अपने होठों पर लेकर बोला, कुत्ता मुझे काटने चला था, खुद कुत्ते की मौत मर गया। ये कहकर ऋतिक अपने गार्ड्स की तरफ एक नज़र देख अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगा, जब उसे पीछे से भास्कर की आवाज़ आई जो कह रहा था, अगर इस बारे में प्रकृति को पता चला वो तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखेगी और मुझे बहुत बेसब्री से उस पल का इंतजार होगा। जिसे सुनकर भी अनसुना कर ऋतिक अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी वहां से मेहता क्लिनिक की तरफ बढ़ा देता है। भास्कर बड़ी नफरत भरी आंखों से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। इधर गाड़ी में ऋतिक के कान में बार बार भास्कर की कही बात गूंज रही थी, जिसे परेशान देखकर अब तक चुप बैठा सेल्वन बोला, बॉस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैडम बिल्कुल ठीक होगी। सेल्वन की बात सुन ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक होगी और उसे कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन आप मुझे काफ़ी परेशान मालूम पड़ रहे हैं। सेल्वन ने अपनी शंका जताते हुए कहा, जिसके जवाब में ऋतिक सेल्वन की तरफ देखते हुए बोला, गोवा वाले हाउस को रेडी करो, हम वहीं चलेंगे। सेल्वन ऋतिक की बात पर सुनकर
कुछ पल चुप रहकर बोला, क्या मैडम इसके लिए राजी होगी? जिस पर ऋतिक उसे देखते हुए बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे पता है मुझे उसे कैसे मनाना है। ऋतिक के बात पर शेरवान अपना सिर हिला देता है और उसकी गाड़ी मेहता क्लिनिक की तरफ सामने आकर रुकती है। ऋतिक क्लिनिक को देखकर एक गहरी सांस भरकर गाड़ी से उतर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगा। उसकी हार्टबीट बहुत तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को नॉर्मल रखते हुए खुद चल रहा था। जब ऋतिक ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा तो देखा वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखकर ऋतिक का दिल थम सा गया। जब डॉक्टर मेहता ऋतिक के पास आकर बोले, तुम आ गए? डॉक्टर मेहता की आवाज़ सुन ऋतिक मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी ठीक है ना, और बच्चे? डॉक्टर मेहता ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोले, चारों बिल्कुल ठीक है। शेरवान डॉक्टर मेहता की बात सुनकर बोला, चारों? जिसे सुन डॉक्टर मेहता अपनी बात करेक्ट करते हुए बोले, मेरा मतलब तीनों बिल्कुल ठीक है। बच्चे थोड़े कमज़ोर है, इसलिए उन्हें NICU में रखा गया है। ये सुनकर ऋतिक डॉक्टर मेहता की तरफ देखने लगा, जिसे एक नज़र देखने के बाद डॉक्टर मेहता बोले, तुम्हारी वाइफ को कल सुबह तक होश आ जाएगा, हमने उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। शेरवान डॉक्टर मेहता की बात पर थोड़ा सा खुश होते हुए, क्या मैं बेबी को देख सकता हूँ? जी हाँ, बाहर से देख सकते हो। डॉक्टर मेहता ने सिर हिला दिया, जिसे सुनकर शेरवान ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप मैडम के पास जाइए, मैं बेबीज को देख कर आता हूँ। इतना कहकर शेरवान खुश होते हुए उस तरफ चला जाता है। जिसके जाने के बाद ऋतिक डॉक्टर मेहता से बोला, ओबराय कहाँ है? चले गए। डॉक्टर मेहता ने जाओ, जिसे सुनकर ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपना सर हिला देता है और प्रकृति के वार्ड की तरफ चला जाता है। डॉक्टर मेहता जाते हुए ऋतिक को एक नज़र देखने के बाद अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगे। जब दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ आई, पहुंच चुके हैं वो लोग। जिसे सुनकर डॉक्टर मेहता बोले, उसका बहुत ख्याल रखना होगा। जिसे सुनकर वो शख्स बिना डॉक्टर मेहता की बात का जवाब दिए कॉल कट कर देता है। जिसे देखते हुए डॉक्टर मेहता एक गहरी सांस भरकर अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।